अच्छा, आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो कंबाइंड रिकॉर्डिंग लोडिंग ऑन का है। कर रही की है कर दी। स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस ही है दोबारा। कंबाइंड लोडिंग, कंबाइंड से इसकी मुराद है कि मल्टीपल टाइप्स की लोडिंग है और डिफरेंट एक्सिस में भी है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और एक दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ये आपको समझाता हूँ किस चीज़ के। अच्छा, साइन पोस्ट है एक, ठीक है। साइन पोस्ट वैसे इतनी मेटिकुलसली डिज़ाइन नहीं होती, लेकिन तो एज एन एग्जांपल उसने दी हुई है। अच्छा, आज की प्रॉब्लम ये काफ़ी लंबी सी है, इसलिए ज्योमेट्री उसने खुद ही बना के दी है। तो अभी मैंने ये सॉल्व भी नहीं की हुई है, मैं अब आप पहली दफ़ा अभी सॉल्व करूँगा, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, सिंपली सपोर्टेड नहीं है ये। ये जो राइट वाला ऊपर वाला हिस्सा साइन पोस्ट का, ये कैंटिलीवर है या फिर उसने हाफ शो किया। अभी देखते हैं, अगर तो वो इस फेस पे सिमेट्री बाउंड्री लगा दे तो दिस मीन्स कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम थी, ठीक है। और अगर सिमेट्री नहीं है तो ये इस जो ना जो जिस तरह अभी ड्रॉ हुई है उस तरह एक कैंटिलीवर बीम है विद ए सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। अच्छा, ये उसने मटेरियल दिया हुआ है, स्टील की पोस्ट है। अगर तो वैसे उसने नीचे मॉडुलस की वैल्यूज भी दी हुई हैं, अगर तो ना दी होती तो हम स्टील की जो है ना, जो मोस्ट कॉमनली यूज स्टील होता है उसकी हम वैल्यूज खुद ही उठा लेते हैं। फोर्सेज जो इसके ऊपर लग रही हैं वो एक इसका अपना ही वेट की वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जिसको वो WZ1 कह रहा है। और एक WX2 वो कह रहा है, वो जो है ना विंड रेजिस्टेंस की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक साइड पे इसके लोड लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। और जो वेट की वजह से वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, वो जेड डायरेक्शन में लग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। अच्छा, विंड वाला जो लोड है वो उसने डिस्ट्रीब्यूटेड भी है और उसका एक प्रोफाइल भी है, लीनियर प्रोफाइल है। ये उसने कहीं एक्सप्लेन नहीं किया कि लीनियर प्रोफाइल क्यों दिया है। मेरा गैस ये है कि ऊपर वाले साइन पोस्ट का शायद एरिया ज़्यादा हो, उसकी वजह से ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, लेकिन ये मेरा गैस ही है। एनीवेज, ये एक लीनियरली वेरिंग लोड है और ये कांस्टेंट लोड है, ठीक है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है। उन फोर्सेस का जहाँ सेंटर बन रहा है वो उसने बताया हुआ है Fy1 Fz1। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप रिएक्शन फोर्सेस निकालते हैं, हर बीम को अलग दोनों तरह कंसिडर करते हैं मैकेनिक्स मटेरियल में, और वही बेंडिंग और जो जो भी आपकी जो है ना स्ट्रेसेस ऑफ इंटरेस्ट है वो कंप्यूट करते हैं। इस प्रॉब्लम में हम बस हमारे पास ज्योमेट्री पहले से मौजूद है, यहाँ फिक्स सपोर्ट देनी है, बाउंड्री कंडीशंस देनी है और इसको सॉल्व करना है। गोल इसका ये है कि अलाउबल स्ट्रेसेस की वैल्यूज उसने बताई हुई है, ठीक है। जिस तरह मैकेनिक्स और मटेरियल के डिज़ाइन प्रॉब्लम्स में होता है कि अलाउबल स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू दी होती है, वो बताई हुई है। हमने जो स्ट्रेस फाइंड करना है वो उससे कम आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा तो फिर हमें कोई डिज़ाइन ट्विक्स करनी पड़ेंगी इसमें। अच्छा, डायमेंशन सारी गिवन है जो इसमें मार्क हुई हुई है, X1 Z1 B2 H2, ये सारी गिवन है इधर। इन डायमेंशन का इस टाइम कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ज्योमेट्री आपको दी हुई है उसने, लोडिंग भी उसने बताई हुई है, ठीक है। 900 पाउंड्स पर फीट, 700। ये जेड पता नहीं क्यों लिखा है, शायद जेड डायरेक्शन में हो, ये शायद गलती से लिखा गया है डायरेक्शन के लिए। एनीवेज, अच्छा, विंड की वजह से नेट फोर्स Fy1 विंड की नेट फोर्स, ठीक है, वो उसने जिस पॉइंट पे एक्ट कर रही है वो भी दिखा दिया डायग्राम में। Fz1 नेट वेट ऑफ द पोस्ट। अच्छा, मटेरियल प्रॉपर्टीज गिवन है, यंग्स मॉडुलस, पॉइजन रेशो जीरो। पॉइजन रेशो जीरो का मतलब है कि एक डायमेंशन में अगर आप किसी चीज़ को इलोंगेट या कंप्रेस करेंगे तो दूसरी डायमेंशन में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। डेंसिटी 490 पाउंड्स पर फीट क्यूब। असम्पशंस ये हैं इस है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि ये इलास्टिक रेंज में रहता सर। है जी। सर ये जी जो जी। आपने जो सर मॉडल भेजे सर, इसके वर्क बेंच के अंदर से भी ज्योमेट्री आ रही है सर, यानी कि आगे मॉडल रिजल्ट सर वो चीजें नहीं आ रही इसमें। हाँ, रिजल्ट तो हमने खुद निकालने हैं ना, वो सिर्फ ज्योमेट्री है।
सर फिर इसको आगे एनालाइज सर वो किस तरह करेंगे सर? आगे मॉडल वाला जो आते हैं सारी चीजें सर वो फिर किस तरह करेंगे? मैं तो दिखाता हूँ अभी। ज्योमेट्री आप अपना स्टैटिक स्ट्रक्चरल मॉड्यूल लोड करेंगे और उसमें ज्योमेट्री इंपोर्ट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह आप डिफरेंट क्रियो पे या किसी भी चीज़ पे ज्योमेट्री बना के इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एजम्पशन है कि ये बीम इलास्टिक रेंज में रहती है। ठीक है, इलास्टिक रेंज का मतलब कि जब आप लोडिंग हटाएंगे तो सब चीज़ें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये असम्पशन इसलिए इसने यूज़ की हुई है क्योंकि कुछ एनालिटिकल कैलकुलेशंस इसने नीचे की हुई हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए। वो चूंकि सिर्फ इलास्टिक रेजीम के लिए है तो इसने ये अज्यूम किया है कि साइन फोर्स इलास्टिक रेजीम में रहेगी। अच्छा, अज्यूम अलाउबल स्ट्रेसेस। दो अलाउबल स्ट्रेसेस की वैल्यू दी हुई है। एक नॉर्मल स्ट्रेस की है 25 KSI और एक है shear स्ट्रेस की। ये हम अभी उससे निकालेंगे आंसर से और देखेंगे। इससे अगर कम आता है तो वो पोस्ट ठीक है, और इससे अगर ज़्यादा आता है तो वो पोस्ट फेल हो जाएगी। अच्छा, ये जो स्ट्रेस की वैल्यू है ये उसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनकॉर्पोरेट करके दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें इसमें कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी और ऐड नहीं करना। जो जो उसने करना था उसने खुद ही कर दिया पहले से। अच्छा, ये उसने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, डिफरेंट फार्मूलाज गिवन है। ठीक है, आपने सारे पढ़े होंगे। MC/I बेंडिंग मोमेंट, P/A स्ट्रेस का कंबाइंड लोडिंग में दोनों को ऐड कर देते हैं मैक्सिमम के लिए, क्योंकि दोनों नॉर्मल स्ट्रेसेस की टाइप्स हैं। अगर एक बीम पे एक्सियल लोड भी लग रहा है और साथ में बेंड भी हो रही है तो मैक्सिमम लोडिंग उसकी दोनों को ऐड कर दें। ऐसा ये टॉर्जन और लैटरल शियर ये सारी ये भी आपने देखी है। इसमें हम इसने कैलकुलेशन जो की हुई है हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये काफ़ी बड़ी हैफ्टी कैलकुलेशंस हैं, इतनी बड़ी ये आपको दी नहीं जाएंगी किसी लैब टास्क में। लैब टास्क से मुराद किसी एग्जाम या क्विज में। उसने सारी डायमेंशंस लिखी हैं पहले जो गिवन थी, x1 z1 ये सारी। तो उनके फीट में वैल्यूज गिवन थी, उसको इंचेस में इसने कन्वर्ट करके लिख दिया नीचे उसी के। जो फोर्सेस गिवन थी, ठीक है, उनको नीचे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो पाउंड्स पर फीट में है तो उसने पाउंड्स पर इंचेस में कर दिया उसको। जो हर सारे यूनिट्स फीट क्यूब में थे और उसने सारे इंचेस क्यूब में कर दिए। रिएक्शन फोर्सेस उसने कंप्यूट की हैं सारी। ठीक है, ये आपको चाहिए होती हैं बीम को सॉल्व करने के लिए, बीम एलिमेंट को, उस पर बेंडिंग मोमेंट और शियर निकालने के लिए। प्रॉपर्टीज गिवन थी। एक केस में वो ये अज्यूम कर रहा है कि जो आपकी पोस्ट है, जो उसका पोल है जिस पे वो हैंग हुई हुई है, उस वो अंदर से सॉलिड है। दैट मीन्स कि आउटर डायमीटर की वैल्यू जो जो भी उसने डायमीटर लिया हुआ है उसके इक्वल है, और इनर डायमीटर 0 है, मतलब इनर डायमीटर कोई नहीं है। और दूसरे केस में उसने एक हॉलो पोस्ट ली है जिसमें आउटर डायमीटर की एक वैल्यू है, इनर की भी कोई वैल्यू है। इसका मतलब उन दोनों का डिफरेंस थिकनेस के इक्वल है और उसके डायमीटर, इनर डायमीटर के अंदर वाला पोर्शन हॉलो है। एरिया उसने कैलकुलेट कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट सी, ये मेरा ख्याल है सेंट्रॉइड की वैल्यू होती है या जिस पर बेंडिंग मोमेंट एक्ट करती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ये। अच्छा, अच्छा, ये जब चीज़ें आपके पास आ गई, ये सारी वो जो है ना प्री प्रोसेसिंग या प्री कैलकुलेशंस का हिस्सा, ये सब चीज़ें आपको चाहिए एक्सियल लोडिंग और बेंडिंग कंप्यूट करने के लिए। तो एक्सियल लोडिंग उसने कंप्यूट की, बेंडिंग कंप्यूट की, फार्मूला ऊपर दिया हुआ है। मैक्सिमम के लिए दोनों को ऐड कर दिया, लैटरल टॉर्जन, और मैक्सिमम के लिए फिर दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा, जो एनालिटिकल हमारे पास रिजल्ट आया है वो 23.07 आया और अलाउेबल 25 है, और शेयर का 1.42 आया और अलाउेबल 16 है। ठीक है, दिस मीन्स के एनालिटिकल सोल्यूशन से हमें ये पता चल रहा है कि ये बीम सेफ है। अब न्यूमेरिकल सोल्यूशन से हमने ये देखना है कि इसमें कुछ चीज़ें इग्नोर हुई हैं, कुछ फॉर एग्जांपल जिस तरह स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है।
वो इसमें नहीं है, क्योंकि बीम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ एक सिंपल बीम होती तो उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन ना होती। इस केस में मेरा ख्याल में होगी। तो वो चूंकि नहीं है, तो वो हम एनसिस से जब कंप्यूट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल स्ट्रेस की क्या वैल्यू है मैक्सिमम। अच्छा, ये उसने रिजल्ट्स का एक टेबल बनाया हुआ है। ये एक्सेल में आपको कैलकुलेशंस करनी आती होंगी। अगर आप डिफरेंट डायमीटर की वैल्यूज पुट करते रहे थिकनेस की, और आपने ये पीछे शीट के साथ लिंक किया हुआ है फार्मूले के साथ, तो जब आप ये वैल्यूज एंटर करते हैं तो वो खुद ही लोड्स कैलकुलेट कर देता है। अच्छा, एनसिस खोल लें और ये साथ साथ करते जाएं। ये मैं भी पहली दफ़ा कर रहा हूँ। ये देखते हैं कि क्या करते हैं। मैं मैनुअल से देख देख के करूँगा, मैंने पहले ट्राई नहीं किया हुआ। स्टैटिक स्ट्रक्चरल मॉड्यूल लोड कर लें। अभी तक हमने स्टैटिक स्ट्रक्चरली किया। अच्छा, इंजीनियरिंग डेटा हमें चाहिए। एक मिनट यार, मैं एक चीज़ देख। अच्छा, इंजीनियरिंग डेटा में जो हमारा बॉडी है वो स्ट्रक्चरल स्टील की है, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ वैल्यूज हमने चेंज करनी है इसकी। सबसे पहले डेंसिटी हमें इस केस में चाहिए, क्योंकि हमने उसका वेट के हिसाब से जो अ, उसके ऊपर लोड लग रहा है वो चेक करना है। इसके यूनिट्स मैनुअल में जो आपको प्रॉब्लम गिवन है, पाउंड्स फीट क्यूब है, पाउंड्स पर फीट क्यूब, ठीक है। और उसकी वैल्यू 490 दी हुई है। यहाँ पे 490.06 है, क्लोज इनफ। लेकिन मैनुअल में आपके लिखा हुआ है कि 490 ही कर दें उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 490 कर दें। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है 3e⁷, ठीक है। और उसके यूनिट्स हैं PSI में। यंग्स मॉडुलस के यूनिट्स PSI करें 3e⁷, ठीक है। पॉइजन रेशो 0 है, पॉइजन रेशो 0 कर दें। अब हमने इसमें एक और मटीरियल ऐड करना है। जो दूसरा मटेरियल है वो इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे। इसी स्ट्रक्चरल स्टील को राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट प्रेस करें तो नीचे एक और आ जाता है। प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली वही होंगी जो आपने ऊपर रखी है, कॉपी हो जाता है नीचे। इसको डबल क्लिक करें, इसको रीनेम कर दें मैसलेस स्टील। मैसलेस स्टील को की प्रॉपर्टी बाकी सारी सेम होंगी, सिर्फ हम डेंसिटी को ज़ीरो करना है, ठीक है। लेकिन डेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर नहीं सकते हम, एनसेस अलाउ नहीं करता, क्योंकि जब उससे डेंसिटी जो मैस के फार्मूले में आती है, वॉल्यूम और मैस डेंसिटी का जो रिलेशन है, उसमें कोई एक वैल्यू फिर इन्फिनिटी हो जाती है। वैल्यू हम 1e-30 पुट करें, बोथ
स्मॉल वैल्यू। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वैल्यू 0 है। ठीक है, इंजीनियरिंग डेटा में हमने ये चीज़ें चेंज करनी थी। यहाँ तक सब फॉलो कर रहे हैं? ओके। यस सर। अच्छा, इंजीनियरिंग डेटा को क्लोज कर दें, फाइल सेव कर दें। एनसिस बड़ा जैंकी से सॉफ्टवेयर है, बीच में क्रैश हो जाता होता है, इसको सेव करते रहते हैं। अच्छा, पहले हमने अब ज्योमेट्री पहले हम यहाँ से बनाते होते थे, ज्योमेट्री उसने पहले से बना के दी हुई है। ठीक है, एक 3D ज्योमेट्री है। वैसे उसको बनाना मुश्किल काम नहीं है, इजी ज्योमेट्री है, लेकिन उसने पहले से दी हुई है, हम पहले से दी हुई पे करते हैं। ज्योमेट्री वाले पोर्शन को राइट क्लिक करें, इंपोर्ट ज्योमेट्री और ब्राउज। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर की विंडो खोल जाएगी। जो मैंने 2 फाइल्स अटैच की हुई हैं यहाँ पे आपकी टीम्स में, ये अटैच हुई है। हॉलो साइन पोस्ट ज्योमेट्री, सॉलिड साइन पोस्ट ज्योमेट्री। सर ये इंपोर्ट कहाँ से करेंगे, ज्योमेट्री में ठीक है, ये जाके? सारे डाउनलोड कर लें। जी, ज्योमेट्री को राइट क्लिक करें और इंपोर्ट ज्योमेट्री की ऑप्शन है, उसमें ब्राउज क्लिक करें, तो ये विंडो आपके पास खुल जाएगी। जिस तरह कोई फाइल अपलोड करते हैं, एग्जैक्टली यही प्रोसीजर होता है। अच्छा, पहले हम करेंगे मैंने आपको कहा था 2 टाइप की ज्योमेट्री कंसिडर कर रहे हैं। एक में साइन पोस्ट सॉलिड है और एक में अंदर से हॉलो है। ठीक है, पहली दफ़ा हम सॉलिड वाली पे करते हैं। सॉलिड वाली क्लिक करें, ओपन कर लें। ये यहाँ पे एक टिक बना गया, इसका मतलब ज्योमेट्री ठीक अपलोड हो गई। सर अब सॉलिड अपना करना पहले? सॉलिड, जी सॉलिड साइन पोस्ट। और सर एनालिसिस टाइप 2 3D के 2D? एनालिसिस टाइप हमने नहीं छेड़ा, बाय डिफॉल्ट 3D हो। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये ज्योमेट्री कैसे इंपोर्ट करते हैं? यस सर, क्लियर। ये ज्योमेट्री बेशक आपने क्रियो में बनाई हो, एनसिस में बनाई हो, कोई ऐसी फाइल हो जो एनसिस सपोर्ट करता है, आपने ये चेक करना होगा कि एनसिस कौन सी फाइल सपोर्ट करता है, और फिर आप यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्री इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह राइट सर क्लिक ये करें, इसके ज्योमेट्री अंदर ही इंपोर्ट में बनी हुई है कोई एलसीएस की ज्योमेट्री में। क्या ये ज्योमेट्री फाइल एनसिस की है, यानी एनसीएस में बनाई हुई है ना सर ज्योमेट्री डिज़ाइन है। मॉडलर की है? जी जी जी, लेकिन किसी और में भी बनी हो तो खुल जाएगी, एज लॉन्ग एज वो फाइल फॉर्मेट कंपैटिबल है एनसिस के साथ। या आप एनसिस की मैनुअल, एनसिस का एक मैनुअल होता है यूज़र मैनुअल, उसमें चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड है। जो जो फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड है वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं ज्योमेट्री में। सर ये ज्योमेट्री सर आपने सर किसी सॉफ्टवेयर में ड्रॉ की हुई? ये मैंने नहीं की, ये मैनुअल की, मैनुअल जिस साइट से देख के लिखा हुआ है, ये रेहान कैसर ने लिखा था। ये उस साइट पे ज्योमेट्री फाइल पड़ी हुई है, मैनुअल के एंड में लिंक्स दिए हुए हैं उसके। क्यों, कोई इशू है, क्या हुआ? सर कोई इशू नहीं, वैसे पूछ रहा
ये इजी ज्योमेट्री एनसिस में बन जाती है, क्रियो में बना लें, सॉलिड वर्क्स में बना लें और इधर इंपोर्ट कर लें, एक ही बात है। अच्छा, मॉडल आपका इंपोर्ट हो गया, ये साइन पोस्ट है, ठीक है। अगर तो इस फेस पे अगर हम एक सिमेट्री बाउंड्री दे दें, दिस मीन्स के यही चीज़ दूसरी तरफ मिरर हुई हुई है, ठीक है, तब तो ये सिंपली सपोर्टेड साइन पोस्ट हो जाएगी दोनों तरफ से। लेकिन अगर यहाँ पे सिमेट्री ना दी, मैंने अभी देखा नहीं आगे ये क्या करता है, अगर सिमेट्री ना दी तो फिर ये कैंटिलीवर है, सिंपली सपोर्टेड नहीं होगी, ठीक है। शायद मैनेजमेंट में गलत हो, शायद आगे इसको सिमेट्रिक कर दें। अच्छा, ज्योमेट्री के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है इस जगह के ऊपर, बाकी चीज़ें ठीक है, साइन पोस्ट ये वाली बॉडी है, नीचे वाला ये बीम, पोस्ट सॉलिड बॉडी, ये वाली सर इस पे एरर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसमें कोई इशू है, ये चेक करते हैं क्या इशू है। सर थिकनेस का आ रहा है, थिकनेस 0 है इसकी। थिकनेस के लिए हम वही जिस तरह हमने डेंसिटी के लिए एक बहुत छोटी वैल्यू दी थी, थिकनेस के लिए एक छोटी सी वैल्यू दे दी, ठीक है। अब वो टिक हो गया। ये वो वाली सरफेस है जिसपे हमने जो विंड वाला लोड था वो अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे हम वो लोड अप्लाई करेंगे, दूसरा लोड देखते हैं किधर अप्लाई करना है। अच्छा, अब इनके हमने मटेरियल्स डिफाइन करने हैं। जो सॉलिड पोस्ट है वो स्ट्रक्चरल स्टील की है, ये वाला जो ज्योमेट्री वाला है ये स्ट्रक्चरल स्टील पहले से होगा, और जो साइन पोस्ट है वो मैसलेस स्टील की है। ये मैसलेस स्टील इसको इसलिए कह रहा है कि बाद में जो उसकी वेट की वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो खुद ही ऐड कर देगा, ताकि एनसिस इसमें अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी ऐड कर दें और ये स्टील का मैस भी हो तो ये डबल लोडिंग हो जाएगी, वो लोड 2 दफ़ा रिपीट हो जाएगा। तो एक तो तरीका है कि आप इसको मैस वाला स्टील ही रखें, स्टील विद मैस, तो ये लोडिंग एनसिस खुद ही ले लेगा एज लॉन्ग एज ग्रेविटी ऑन हो। इस मॉड्यूल में शायद ग्रेविटी ऑन नहीं होती, अभी तक हमने नहीं देखी इस मॉड्यूल में। कुछ एनसिस के मॉड्यूल है जिसमें आप ग्रेविटी ऑन कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस केस में नेगेटिव जेड में ग्रेविटी होगी, तो वो वेट के हिसाब से वो फोर्स खुद ही लग जाएगी इसके ऊपर। अच्छा, ये ज्योमेट्री आप एडिट भी कर सकते हैं डिज़ाइन मॉडल में जाके, ठीक है, क्योंकि एनसिस के उसमें ही बनी हुई है। अगर आप ज्योमेट्री किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो कुछ फॉर्मेट ऐसे हैं जो एडिटेबल है, एनसिस में इंपोर्ट हो के, कुछ फॉर्मेट ऐसे हैं जो एडिटेबल नहीं है। तो कुछ केसेस में आप इंपोर्ट करें तो एडिट हो जाएगा, कुछ केसेस में इंपोर्ट करेंगे तो एडिट नहीं होगा। अच्छा, इसकी कोई डायमेंशन हमने चेंज करनी है, वो पहले इसको सेव कर लें और डिज़ाइन मॉडल खोलते हैं।
ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा लंबा है, इसमें 2 हिस्से हैं। आज शायद एक हिस्सा कवर हो जाए, दूसरा आप होमवर्क में कर लेना। जो लैब रिपोर्ट बनानी होगी उसमें सिर्फ अगर हमने दोनों हिस्से कवर कर लिए तो फिर दोनों डाल दें, अगर एक किया तो जो हमने हिस्सा नहीं कवर किया वो उसमें करके डाल देना। सर जो पहले से खुला था उसे हम क्लोज करके न्यू डिजाइन मॉडल खोले। हमने डिज़ाइन मॉडल पहले खोला नहीं था, हमने मैश वाला खोला था, मॉडल वाला जो ये है। हमने ज्योमेट्री इंपोर्ट की थी और डायरेक्ट मॉडल में चले गए थे, जो हमने डिज़ाइन मॉडल नहीं खोला था। यस सर। सर वही खुला है ना। नहीं, वो मॉडल बंद करें, उसको सेव करके बंद कर दें, फिर ये खोलें। अच्छा, ये ऑटो कंस्ट्रेंट्स की ऑप्शन आपने इनेबल करनी है। एंड 2020 में इनेबल होती है, कुछ पुराने वर्जन से उसमें इनेबल नहीं होती, तो ये आप इनेबल करते हैं। पहले हम इस विंडो में थे, यहाँ से हम स्केचिंग में गए हैं, कंस्ट्रेंट्स में, और इसको स्क्रॉल डाउन करें, ऑटो कंस्ट्रेंट्स और ग्लोबल, और दोनों पे टिक होना चाहिए। ठीक है, अगर पहले से टिक है, जो कि अगर आपके पास नया एंसिस का वर्जन है तो टिक होगा, तो फिर ठीक है। हमने कुछ डायमेंशन चेंज करनी है, अगर कंस्ट्रेंट्स ऑन नहीं होंगे तो बाकी डायमेंशन ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, कोई ज्योमेट्रिक फीचर मॉडिफाई करने के लिए जो फीचर मॉडिफाई करना है उस पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने डिफाइन, पहले जिस तरह हम अपना 2D स्केच बनाते थे, वो उसने स्केचेस इधर बनाए हुए हैं, उस स्केच को उसके बाद उसने एक्सट्रूड किया तो यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, ये एक एक्सट्रूजन है पोस्ट की, ये एक साइन की एक्सट्रूजन है। ठीक है, और ये एक बेस प्लेट की एक्सट्रूजन है। 3 एक्सट्रूजन से इसने ये ज्योमेट्री बनाई है। ठीक है, अगर पोस्ट को हमने एडिट करना है तो पोस्ट देखेंगे, पोस्ट का स्केच, जो चीज़ एक्सट्रूड हुई है और उसका यहाँ डायमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, ये अगर आप वैल्यू को चेंज कर दें तो वहाँ से वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये जो वेरियम सारी ने जो 1.75 किया। जी, ये जो साइड पे लाइटनिंग सा वो बना होता है, इसका मतलब बाकी चीज़ें अपडेटेड नहीं है। अपडेट करने के लिए जनरेट या किसी जगह अपडेट का बटन होता है, वो प्रेस कर। ये अब साइन पोस्ट बड़ी हो गई है। ठीक है, डायमीटर बड़ा हो गया इसका। जैसे 1.75 फीट का वो है, इसका मतलब ये साइन पोस्ट जो है वो फुल बिल बोर्ड टाइप की साइन पोस्ट है, ये छोटी सी स्ट्रीट वाली साइन पोस्ट नहीं है। ये 1.75 फीट का डायमीटर है, ये काफ़ी बड़ी पोस्ट है। सर इसे अपडेट कहाँ से करते हैं। अपडेट यहाँ से ये जनरेट का ऑप्शन होता है। अच्छा, हमने जो आपकी प्रॉब्लम में गिवन है उसमें यूज़ उसने 1.12 ही किया, तो हमने ये रखना 1.12 ही है डायमीटर इस स्केच का।
ये सिर्फ उसने आपको एडिट करते कैसे हैं इसको ये करने के लिए सिखाया। इसको वापस चेक कर लिया तो 1.12 दोबारा करके जनरेट कर दिया। प्रोजेक्ट सेव कर लें और दोबारा मॉडलिंग वाला मॉड्यूल खोल लें। जब आप पीछे से डेटा चेंज करते हैं तो वो कहता है पिछला डाटा चेंज हुआ है, वो वाला डाटा रीड करना है या पुराना वाला ही रखना है, तो न्यू डाटा रीड यस कर दिया जाए। सर प्रोजेक्ट सेव करके क्लोज कर दें। जी, और मॉडल खोल लें। वो चूंकि हमने अपडेट की है और ज्योमेट्री में इसकी थिकनेस गिवन नहीं है, जो हमने ज्योमेट्री फाइल बनाई तो ये थिकनेस दोबारा 0 हो जाती है। ठीक है, पिछली दफ़ा हमने 1e-30 कर दिया था, इस दफ़ा मैनुअल में लिखा हुआ है कि 1e-3 कर दें, क्योंकि 1e-30 पे एनसिस यूजुअली एरर देता होता है जब आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो 1e-3 कर दें। सर ये इसके ऊपर ग्रीन लाइन कैसी शो हो रही है? ये ग्रीन लाइन इसको क्लिक किया हुआ तो शो हो रही है, जिसको क्लिक करेंगे जो ज्योमेट्री बनी है उसको शो कर देगा। ठीक है, यस सर सही है। अच्छा मैशिंग करते हैं इसकी। सर इसकी थिकनेस कहाँ से साइजिंग चेंज वाला करते मॉड्यूल हैं? ऐड कर लें इसमें। ये ज्योमेट्री मॉडल के अंदर पहला जो ट्री है ज्योमेट्रिक है, और उसके अंदर ये एप्लीकेशन सरफेस यहाँ पे थिकनेस देते हैं। ठीक है, मॉडल ज्योमेट्री एप्लीकेशन सरफेस थिकनेस। ओके सर, हो गया। अच्छा, साइजिंग हम डिफरेंट जो हमने एक्सट्रूजन्स बनाई है 3D में, जिस तरह हम पहले सरफेसेस सेलेक्ट कर सकते थे, इस तरह अब हम पूरी बॉडी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, तीसरी बॉडी ये दोनों के बीच में छोटी सी है। ठीक है, पहली बॉडी हम ये पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, इसको अप्लाई कर दें। एलिमेंट साइज 2.65 इंचेस। एक हमने मेथड वाला भी ये ऐड करना है। ठीक है, सर एलिमेंट साइज कितना है? मेथड ये डिफाइन करता है कि वो 2.65। ज्योमेट्री दोबारा सेलेक्ट करें, ये अप्लाई करते हैं उसको।
मेथड हमने इसका रखना है मल्टी जोन। तो ये ज्योमेट्री में सिर्फ आप पोल ले रहे हैं या उसके ऊपर छोटा सा सेक्शन उसको भी ले रहे हैं? ये उसको नहीं ले रहा, सिर्फ जो पोल है वो लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, मैश टाइप मल्टी जोन में ये हेक्सागोनल मैश हुई हुई है, ठीक है, इसको यही रहने देना है। बाकी चीज़ें ठीक है, बाकी जो दो बॉडीज़ है उनके लिए भी बस ऐड कर देना। मल्टी जोन और हेक्सागोनल, ठीक है, ऊपर वाले के लिए भी कर दी और जो बीच में एक छोटी बॉडी है उसके लिए भी। अच्छा, ये बॉडी उसके साथ इंक्लूडेड है, मेरे ख्याल में ये सेलेक्ट नहीं होगी, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, वो बॉडी इसके साथ, ये जो छोटे वाला पोर्शन है ये इसी के साथ सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। सही, मल्टी जोन में तो हमने चेंजेस नहीं की ना? मल्टी जोन में पहला वाला मल्टी जोन रखना है और दूसरा वाला हेक्स डोमिनेंट रखना है, ठीक है। सर यस इसमें आपकी मिनिमम एज लेंथ सर कितनी है सर? एज लेंथ किस चीज़ में? सर ये मल्टी जोन में सर। मल्टी जोन में सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट थोड़ी नहीं है, और कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ मल्टी जोन पे किया, बाकी नीचे जो खुला है वो सारा डिफ़ॉल्ट है। ओके मिनिमम सर। एज लेंथ 42 इंचेस है। अच्छा, मैश जनरेट कर दें अब। पहले हमारी सरफेसेस सिंपल थी, इसमें जब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सरफेस होती है तो मैश जनरेट करने के बाद आपको चेक करना पड़ता है कि मैश ठीक जनरेट हुआ है या नहीं हुआ। ये हमारे पास एक मैश बन गया, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड मैश है। जब हम 2D में करते हैं तो हम 4 साइडेड मैश करते हैं तो ये स्क्वायर्ड मैश बनता है, ठीक है, और जब हम 3D में होते हैं तो हम 6 साइडेड करते हैं तो तब ये स्क्वायर बनता है। इसमें जो है ना, इस सिक्स फेसेस होते हैं 3D में। ये जो इनर पोर्शन है इसका, ये थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड मैश है, बाकी सब जगह स्ट्रक्चर्ड मैश है। ये हमने स्ट्रक्चर खुद नहीं दिया, ये ज्योमेट्री ऐसी है कि एनसिस खुद आइडेंटिफाई करके कुछ ज्योमेट्रीज को स्ट्रक्चर्ड मैश कर देता है, जो कॉम्प्लिकेटेड होती है उनको नहीं कर सकता। तो जहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई करनी है ना, वहाँ पे भी एक उसने मैश जनरेट कर दिया यहाँ पे, ये वाली जो स्ट्रिप है बीच में। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। सर ये डिफरेंट टाइप है ये, सर ये ग्रीन कलर की जो है ये? क्या समझ नहीं आ रही, दोबारा बोलना।
सर ये पोस्ट का हिस्सा नहीं पूरा सर, ये ग्रीन कलर की ये चीज यानी डिफरेंट टाइप ज्योमेट्री बनी हुई है ये ग्रीन कलर में जो है। नहीं, पोस्ट का हिस्सा ही है, सिर्फ हिस्सा पोस्ट का ही है, सिर्फ एक सेक्शन डिफाइन हुआ है जिसपे हमने फोर्स अप्लाई करनी है। मैंने आपको जब हमने पिछला बीम वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करनी थी एक पॉइंट डिफाइन किया था वहाँ पे। यस सर। इसमें हमने एक सरफेस पे फोर्स अप्लाई करनी है, तो हमने ये एक सरफेस डिफाइन की हुई है। ठीक है, ये आप ज्योमेट्री में पहले से डिफाइन हुई है। ठीक है इस सरफेस पे वो फोर्स लगेगी जो आप देंगे। अगर आप ये ना देते तो वो पूरी आपको पोस्ट पे सरफेस देनी पड़ती, तो क्योंकि पोस्ट पूरी राउंड है तो वो बस इसके नॉर्मल जब एक्ट करेगी ना फोर्स, तो वो हर तरफ से कैंसिल हो जाती है। समझ गए? यस सर। अगर मैं ये प्लेन दूं ना तो इसके नॉर्मल वो फोर्स वेक्टर ड्रॉ करता है। ठीक है, और मुझे इस पे एक्स एक्सिस में फोर्स चाहिए राइट साइड पे। अगर तो मैं ये ड्रॉ करूं तो ये तो ठीक है, इस पे मैं फोर्स लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस सर्कुलर को सेलेक्ट करके फोर्स लगाऊं तो ये इसके हर एंड पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। मतलब जो फ्रंट से लग रही है वो दूसरी तरफ से उसके ऑपोजिट लग रही होगी, वो सारी फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी आपस में। उसको काउंटर करने के लिए इसने बीच में एक छोटी सी लाइन डिफाइन की हुई है ताकि सिर्फ इस पे फोर्स लगे। अच्छा, एनसिस में ये जो लीनियरली वेरिंग लोड है इसको डिफाइन करने के लिए आपको लोड की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देनी होती है और स्लोप देनी होती है उस लाइन की, जो हमने ऊपर लाइन देखी थी जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की स्लोप थी। वो स्लोप मैनुअल में आपके उसने कैलकुलेट की है, वो हम यहाँ डायरेक्टली इनपुट कर देंगे, वो ईजी है आपको कैलकुलेट करनी आती होगी। अच्छा, ऑटोमेटिक कनेक्शंस अप्लाई करनी है अपने फिजिक्स सेटअप करने से पहले। यहाँ पे कनेक्शंस का एक ये होता है टैब कॉन्टैक्ट, तो डिफरेंट बॉडीज को आप इसमें भी इसमें कॉन्टैक्ट किया हुआ है। ठीक है, इस बॉडी का नीचे छोटी वाली बॉडी से कॉन्टैक्ट और फिर उसका नीचे वाली से कॉन्टैक्ट, ये डिफरेंट कॉन्टैक्ट रीजन है आप इसमें। इसको आपने क्रिएट ऑटोमेटिक कनेक्शन क्लिक करना है। ठीक है, वो कनेक्शन आप हो जाएंगे। सर जी आपने ये क्या किया इसमें? ये मैंने किया है कनेक्शंस में, कनेक्शंस को राइट क्लिक किया और क्रिएट ऑटोमेटिक कनेक्शन। तो ये क्या तीनों को जोड़ देता है ये? कॉन्टैक्ट डिफाइन करता है तीनों में किस टाइप का कॉन्टैक्ट है, कौन सी बॉडी किससे जुड़ी हुई है। ठीक है सर। अच्छा, इनके नाम ठीक करने के लिए रीनेम बेस्ड ऑन डेफिनेशन। ठीक है, ये नाम यहाँ से चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब ये साइन पोस्ट किससे जुड़ी हुई है, ये जिस बॉडी से जो बॉडी जुड़ी हुई है ये वो बता रहा है आपको। ठीक है, ये मैंने किया कनेक्शंस को राइट क्लिक और रीनेम बेस्ड ऑन डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नहीं सर, लास्ट तक आपने भी ये कनेक्शन वगैरह क्या किया? कनेक्शंस को पहले राइट क्लिक किया और क्रिएट ऑटोमेटिक कनेक्शंस किया।
वो करता ही है कि जो तीन आपकी बॉडीज़ हैं वो जहाँ जहाँ से कनेक्ट हो रही हैं उनके दरमियान एक कनेक्शन डिफाइन कर देता है। उसके बाद दोबारा कनेक्शन को राइट क्लिक किया और रीनेम बेस्ड ऑन डेफिनेशन किया। रीनेम करने से ये बताता है कि कौन सा कनेक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है। ये सॉलिड बॉडी साइन पोस्ट के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ सॉलिड बॉडी इसके साथ जुड़ी हुई है, पोस्ट की सॉलिड बॉडी इस लाइन के साथ जो हमने जहाँ फोर्स अप्लाई करनी है, और ये साइन की बॉडी इस लाइन के साथ जुड़ी हुई है। ये तीन कनेक्शन है इसमें। अच्छा, अब हम सर ये मैश को फिर से रीसेलेक्ट करेंगे, मैश को अपडेट कर दें एक बार। वैसे जब आप सॉल्व करते हैं तो वो शुरू से सारा ट्री दोबारा अपडेट करता है, लेकिन कर देंगे। अच्छा, लोडिंग अप्लाई करनी है अब। इंसर्ट फोर। सर ये कनेक्शन के बाद पहले दोबारा हमने इस साइन पोस्ट के मिड कर दो। एक हमारी साइन पोस्ट के मिड पे या अराउंड मिड सेक्शन एक फोर्स लग रही थी, वो हमने पहले ऐड करनी है। फिर हमने दो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऐड करने हैं, एक विंड रेजिस्टेंस का, एक उसके अपने वेट का। अच्छा, ये इस साइन पोस्ट के सेंटर में अप्लाई करना है लोड, और सेंटर में उसने एक पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, जिस तरह एजेस पे तो ऑटोमेटिकली होता है, जिस तरह हमने पिछली बीम प्रॉब्लम में एक पॉइंट डिफाइन किया था, एक उसने सेंटर में पॉइंट डिफाइन किया था। यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई करनी है। फोर्स को हम कंपोनेंट्स में रखते होते हैं हर दफ़ा। वाई में 8000 यूनिट्स, बाकी दो जीरो। ठीक है, इस फोर्स का वो एक्सपेरिमेंट में नाम था FY1। Y1 में पहली फोर्स, ये उसकी इक्विवेलेंट फोर्स थी वेट की। ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सर अप्लाई ये करना हमने है। सर पॉइंट क्यों सिलेक्ट किया हुआ सर, तो पूरी फेस क्यों नहीं ली सर? ये उसने इक्विवेलेंट लोड दिया हुआ था विंड रेजिस्टेंस का, ये कुछ इस तरह था। ये मैं देखता हूँ क्या इसका एग्जैक्ट नाम क्या था। विंड की नेट फोर्स, ठीक है, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन ये ग्रेविटी वाली नहीं है, ये देखें वाई ये है, ये जो इसके ऊपर विंड रेजिस्टेंस लग रही है, जो उसकी वजह से जो फोर्स एक्ट कर रही है ये वो है। ठीक है, उसने साइन पोस्ट के सेंटर में अप्लाई कर दिया। पोल पे विंड वाली फोर्स मेरा ख्याल इग्नोर कर दी उसने। ठीक है, FZ1 में नेट वेट ऐड करेंगे। अच्छा, उससे पहले ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो फोर्स ही, ठीक है। उसके लिए हम इंसर्ट फोर्स में दोबारा जाएंगे। जो इसका टॉप एज है, अब यहाँ से ये फेस वाला
टूल सेलेक्ट कर लें, टॉप एज, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इस जगह पे लग रहा था जो ऊपर से लग रहा था। इसको हमने कंपोनेंट्स करना है दोबारा। इसकी वैल्यू मैनुअल में गिवन है -11700। ये वाली फोर्स z डायरेक्शन में होनी चाहिए। मैनुअल में लिखा हुआ है कि ये फोर्स y डायरेक्शन में है। ये मेरे ख्याल से गलत लिखा हुआ है, सर आपने कहा था कि क्योंकि ये फोर्स ऊपर से लग रही है ना z डायरेक्शन। मैनुअल में भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये आप ज्योमेट्री देखें ना, ज्योमेट्री में ये वाली फोर्स ऊपर से नीचे लग रही है उस बॉडी पे, ठीक है, जो उसकी वेट की वजह से है। ये फोर्स तो ठीक है, उसी डायरेक्शन में लग रही है, हमने इसी में लगाई है। ये फोर्स z डायरेक्शन में लग रही है, ये सर नेगेटिव जेड में लग रही है। और ये फोर्स x में लग रही है, ये वाली y में लग तो इसको ये फिर मेरा ख्याल है Z में करना नेगेटिव होगा। z में होगी, ये मैनुअल में गलत है जी। इसको z में कर दें, -11700। ये डिस्ट्रीब्यूटेड को उसने दूसरे लोडिंग में कन्वर्ट किया, ये तो आपको आता है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी लेंथ से। ठीक है, 13 फीट उसकी लेंथ थी और 900 पाउंड्स पर फीट उसके ऊपर फोर्स लग रही थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 11700 आ गई। इसको रीनेम करना है WZ1। ठीक है, ये Z वाली फोर्स है। ये नेमिंग उसने ठीक दी हुई है, लेकिन फोर्स की वैल्यू उसने गलत डायरेक्शन में दी हुई है मैनुअल में। अच्छा, एक वो लोड रह गया जो हमारे इस स्ट्रिप पे लग रहा था, यहाँ पे। इस पे हम प्रेशर लोड ऐड करेंगे, क्योंकि हमने सरफेस की वैल्यू जो इसकी सरफेस थिकनेस है वो हमने बहुत कम डिफाइन की है, तो ये एज अ फोर्स ही एक्ट करेगी। ठीक है, डिफाइन हमने प्रेशर किया है, लेकिन इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, उसकी वजह से ये फोर्स ही बन जाती है। और यहाँ पे हम उसका एक मैग्नीट्यूड की फार्मूला देंगे इसका। यहाँ से हमने फेस सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने देनी, यहाँ पे फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के लिए इक्वल टू डालते हैं 0.8307 इंटू Z। ठीक है, ये एक वेरिएबल लोड बन गया। नीचे उसने कुछ और वो चीज़ें दे दी हैं उसकी प्रॉपर्टी, वो नहीं हम चढ़ेंगे। ये जो हमने लोड डिफाइन किया है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी कि Z जो उसकी टोटल लेंथ है, हाइट है इस बोर्ड की, Z टाइम्स ये वाला जो नंबर है ना, ये कहाँ से आया, Z टाइम्स ये जो है इज इक्वल टू 11700, जो मैक्सिमम लोड था उस बॉडी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे 11700 है ये। तो ये हमने इस तरह सेलेक्ट किया कि Z टाइम्स जो 0.8 समथिंग जो नंबर है वो 11700 के इक्वल है। और यहाँ पे क्योंकि Z 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, बीच में Z लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो ये एक हमारे पास प्रोफाइल बन जाएगी इस तरह। ठीक है, वेरिएबल प्रेशर लोड अप्लाई हो गया। सही है, तो X में नहीं हो इसकी रहा।
डायरेक्शन एक्स में। जी, सी एक्स में हो रहा है ना प्लस ये सारा। एक्स में अप्लाई हो रहा है। जी जी, लोड एक्स में अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो वेरी अलोंग द जेड डायरेक्शन कर रहा है। यस ठीक सर है ना, ठीक है। इसलिए फॉर्मूले में जेड है। x2। अच्छा, ग्रेविटी भी ऐड करनी है इसमें। अब हम ग्रेविटी ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमने पहले एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऐड किया था, वो इसका वेट की वजह से नहीं था, वो कोई अलग लोड था। ठीक है, तो वो एक अलग लोडिंग है, ग्रेविटी की अलग लोडिंग है। अच्छा, अप्लाई तो पूरी बॉडी पे हो रही है। ठीक है, ऑल बॉडीज पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, लेकिन और डायरेक्शन नेगेटिव जेड में है। ठीक है, ये भी उसने ठीक डायरेक्शन उठाई है बाय डिफॉल्ट। लेकिन इशू ये है कि हमने इसको मैसलेस स्टील डिफाइन किया हुआ है। इसकी वजह से इसके ऊपर इसका कोई वो नहीं आएगा, ग्रेविटी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ साइन पोस्ट के ऊपर आएगा। इसका मतलब जो हमने ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऐड किया था, उसमें ग्रेविटी भी शामिल थी। ठीक है ना, वो इसकी वेट की वजह से ही लोड था। ठीक है, ये बात क्लियर है। इवन दो हम ग्रेविटी ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो लोडिंग इसकी वेट की थी। इसको एनालाइज करने के यूजुअली दो तरीके होते हैं। या तो आप जो ग्रेविटी किस साइड ग्रेविटी का की है इफेक्ट है, उसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ये इसी जहाँ से हम फोर्स ऐड करते हैं उसी जगह पे होती है। स्टैटिक सर? उसके स्ट्रक्चर बाद तो आपने इंसर्ट, कुछ नहीं किया ना सर? कोई बॉडी वगैरह और सिलेक्ट तो नहीं की सर? नहीं, कुछ नहीं किया। यहाँ पे ग्रेविटी की ऑप्शन होती है, मैं ऐड कर चुका हूँ तो अब नहीं आ रही। ओके सर, होगी है सर। अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम को एनालाइज करने के दो तरीके हैं। या तो आप इस बॉडी का मास डिफाइन करें और ग्रेविटी ऑन कर दें, तो एनसिस खुद ही से इसका जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो जो है ना इसमें ऐड कर देगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको मैसलेस डिफाइन करें और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है वो खुद आर्टिफिशियली ऐड करें, जिस तरह हमने अभी किया है। ठीक है, जो इस सरफेस पे लग रहा है, ये भी एक तरीका है। दोनों तरीके वैलिड हैं। ये सिर्फ शायद दिखाने के लिए उसने किया, ये थोड़ा वैसे कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एनीवेज, लोडिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें सपोर्ट चाहिए, हमने सपोर्ट कहीं नहीं ऐड किया अभी तक। सपोर्ट हम उसकी बेस पे ऐड करेंगे, वो सिर्फ वहाँ से सपोर्ट हुई हुई थी। इंसर्ट फिक्स सपोर्ट बॉटम एज अप्लाई। ठीक है, सोल्यूशन पे क्लिक करें। यहाँ पे लिखा होता है ये कितनी कोर्स पे सॉल्व होगा, किस तरह सॉल्व होगा। ठीक है, आपके कंप्यूटर पे होना है। ये माय कंप्यूटर की ऑप्शन इस तरह आ रही है कि अगर आपने किसी सर्वर से कनेक्ट किया हुआ है और उस पर सॉल्व करना है तो वो भी आ जाता है यहाँ पे। जितने नंबर ऑफ कोर्स हैं आपके पीसी में, उस पर जितने भी लगाना चाहते हैं मैक्सिमम उतने हो सकते हैं जितने आपके पास हैं, और मिनिमम 1। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। तो सॉल्यूशंस नहीं ऐड करेंगे हम? करेंगे करेंगे।
जब आप एफईएम में आप फोर्सेस जब दे देते हैं, एफईएम का प्रोसीजर स्टैंडर्ड है, जब आप फोर्सेस और बाउंड्री कंडीशंस पूरी अप्लाई कर दी आपने, तो हमेशा एफईएम का सॉल्वर ने डिस्प्लेसमेंट से निकालनी है। ठीक है, आप प्लॉट करें या ना करें, उसको पता होता है कि मैंने डिस्प्लेसमेंट्स कंप्यूट करनी है। जो बाकी सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेसेस, वो पोस्ट प्रोसेसिंग में कंप्यूट होती हैं। वो डिस्प्लेसमेंट्स यूज़ करके स्ट्रेन निकालता है, स्ट्रेन यूज़ करके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज़ करके स्ट्रेस की वैल्यू निकालता है। तो हमेशा पहले वो डिस्प्लेसमेंट्स निकाल, जब भी आप सॉल्व दबाते हैं, बेशक आप वो ना ऐड करें, वो पहले से डिस्प्लेसमेंट सॉल्व कर देता है। लेकिन इसका पहले सॉल्व करने का नुकसान ये होता है, जब आप नीचे ऐड करेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो आपको एक बार दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा इसको दिखाने के लिए। ये मैनुअल में आपके वो पहले सॉल्व कर देता होता है, फिर नीचे ऐड करता है, तो मैंने इस तरह ऐड किया। वरना ऐड इसी तरह करना चाहिए, पहले सारी सोल्यूशन की जो चीज़ें आपने चेक करनी है वो ऐड कर लें, उसके बाद सॉल्व करें। डेफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं ऑल बॉडीज पे। स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, ये भी एक ऐड करना। सर ओरिएंटेशन इसकी जेड एक्सिस। जी, सर ये एक वार्निंग आ रही है कि डिफॉर्मेशन इज लार्ज कंपेयर टू द मॉडल बाउंडिंग बॉक्स। फिक्स सपोर्ट ऐड की हुई है। यस सर, की हुई है। बाकी कोई ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं मार्क या सर, कोई वो सर तो नहीं एरर बना? को एरर वगैरह तो सारे कोई ठीक नहीं चीज़ें, है, कोई क्वेश्चन वगैरह तो कोई नहीं आया बस। सर वो वार्निंग लिखा है पता नहीं, बस। मेरे पास तो नहीं एरर आया। डिफॉर्मेशन इज लार्ज कंपेयर टू, अच्छा नहीं कोई इशू तो है ना। अच्छा, डिफॉर्मेशन प्लॉट करके देखना क्या आंसर आता है, किस तरह की आती है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये फार्मूला देखे थे, इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो जेड डायरेक्शन में है, जिसमें एक्सियल और बेंडिंग दोनों ऐड हो रही है। ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ पे जेड डायरेक्शन, जेड ओरिएंटेशन वाला प्लॉट किया। बाकी भी प्लॉट करेंगे तो बाकी भी आ जाएंगे। ठीक है, शेयर स्ट्रेसेस भी ऐड करने हैं। अच्छा, एक मिनट, नॉर्मल स्ट्रेस और ये उसने पोस्ट वाली ज्योमेट्री पे किया हुआ है, सिर्फ इस वाली पे। मैंने दोनों पे कर, मैंने ऑल बॉडीज पे कर दिया। ये देख लेते हैं इसका क्या आंसर आता है, वो वापस चेंज भी कर लेंगे, दोनों बॉडीज पे देख लेते हैं। अच्छा, शेयर हमने ऐड किया, मैक्सिमम शेयर एक्स जेड में। ठीक है, ये आपको या तो प्रॉब्लम में गिवन होगा कि कौन सा शेयर एनालाइज करें। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपको दिया नहीं जाएगा कि जनाब ये इतनी लंबी कैलकुलेशन भी करनी हो और फिर ये भी खुद ही देखना हो कि किस जगह लोडिंग है। ये आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा कि क्या करना है। अच्छा, इनको भी हम रीनेम बेस्ड ऑन डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, जब ऑल बॉडीज पे हो तो वो बताता नहीं है, वो
टोटल डिफॉर्मेशन और एंड टाइम पे देगा। ठीक है, लोडिंग का टाइम मैंने आपको बताया था वो 0 से 1 सेकंड खुद ही ले लेता होता है और बीच में लीनियरली इंटरपोलेट कर देता है। एंड टाइम उसको कह रहा है, इसको भी कर दें। ये बता रहा है जेड एक्सिस में लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस है और एंड टाइम पे वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, अगर तो यहाँ पे आपने बॉडी भी दी होती तो शायद बॉडी भी बताता कि कौन सी बॉडी है। ऑल बॉडीज पे तो कुछ नहीं बता रहा। एक्स जेड कंपोनेंट है, शेयर स्ट्रेस है एंड टाइम पे। इसको सॉल्व कर दें। अच्छा, इस टाइम देखें सोल्यूशन जल्दी हो गया, पिछली दफ़ा देर से हुआ था। ठीक है, इसका मतलब है कि जो पिछली दफ़ा उसने डिस्प्लेसमेंट्स कंप्यूट कर ली थी उन्हीं को यूज़ करके इसने नई स्ट्रेस की वैल्यू निकाली है, दोबारा नहीं सॉल्व किया सिस्टम। अच्छा, ये मैश हटा देते हैं, यहाँ पे हम अनडिफॉर्म्ड सेक्शन रख देते हैं। कंटूर्स बेशक स्मूथ कर दें। अच्छा, ये जो हमने ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया था उसकी वजह से ये नीचे बेंड हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा ये जो हमारे पास विंड की वजह से जो फोर्स थी उसकी वजह से ये पीछे भी मूव हुआ है। ठीक है, विंड आपकी वाई एक्सिस में लग गई थी तो ये थोड़ी सी बॉडी राइट साइड पे शिफ्ट हुई है। ठीक है, तो यूँ ये विंड का इफेक्ट है इस एक्सिस में, दूसरी एक्सिस में विंड नहीं थी। ठीक है, ये विंड का इफेक्ट हो गया। और इस एक्सिस में आपके पास जो उसका वेट हमने ऊपर से डिस्ट्रीब्यूटेड ऐड किया उसका इफेक्ट है। ठीक है, वो इस तरह बेंड हो रहा है। अब ये स्केल हमेशा वो ऑटो रखता है और पिछली दफ़ा वो स्केल जो है ना बड़ा करता था, इस दफ़ा स्केल उसने छोटा किया। इसका मतलब एक्चुअल डिफॉर्मेशन इससे ज़्यादा है। ठीक है, ये आपने हमेशा स्केल नोट करना है। जब आपने हमेशा ट्रू डिफॉर्मेशन देखनी हो तो इसको ट्रू स्केल 1 पे रखना है। जब हमारी डिफॉर्मेशन बहुत छोटी होती है तो एनसिस ऑटोमेटिकली उसको, जब हम देखते थे तो एनसिस उसको किसी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता था। इस बार डिफॉर्मेशन ज़्यादा थी तो उसने छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, उसको छोटा कर दिया। एक्चुअल में डिफॉर्मेशन अब ज़्यादा है तो एक्चुअल बॉडी इतनी डिफॉर्म हो रही है। इस वाई एक्सिस में भी थोड़ी सी ज़्यादा है जितनी हमने पहले देखी थी। ठीक है, ये इवेंट की वजह से। स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ देख लें। अब ये नॉर्मल स्ट्रेस है, पहले एरिया पे बहुत कम स्ट्रेस की वैल्यू है। ठीक है, ये एक्चुअल में 0 है। वो इसलिए क्योंकि ये जो है ना फ्री एंड है, ये बेंड नहीं हो रहा। ये हमने यहाँ पे नॉर्मल ऐड किया था, बेंडिंग की वजह से जो नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे जिस तरह हम उसमें देखते थे अपनी बीम, जब हम बीम बनाते थे जो फ्री एंड होता था उसमें स्ट्रेस नहीं आता था, तो ये सॉर्ट ऑफ फ्री एंड है। ठीक है, ये एक बीम की प्रॉब्लम से मिलती जुलती प्रॉब्लम है। यहाँ से फिक्स्ड है, ऊपर से लोड लग रहा है। क्योंकि ये मोमेंट, इसलिए ये मोमेंट किस लिए प्रोड्यूस हो रही है आपको क्लियर है ना? क्योंकि जो फोर्स आपकी ऊपर से लग रही है जेड डायरेक्शन में, उस फोर्स के दरमियान और पिवट के दरमियान एक जो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो इसकी लेंथ के इक्वल है। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे एक जो है ना रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। स्ट्रेसेस उसकी वजह से ज़्यादा आ रही है। मैक्सिमम स्ट्रेस की ये वैल्यूज यहाँ पे कंप्यूट की गई है। अगर आपने सिर्फ इस पे देखनी हो तो ये आप डेफिनेशन आप चेंज नहीं कर सकते, आपको डिलीट करके दोबारा रीडिफाइन करके फिर सॉल्व करेंगे तो सिर्फ साइन पोस्ट पे। अगर आपने सिर्फ साइन पोस्ट सेलेक्ट करेंगे सिर्फ साइन पोस्ट पे आ जाएगी।
अच्छा, कुछ और नॉर्मल स्ट्रेसेस भी हम ऐड करके देखते हैं, वो हमने अभी सोल्यूशन में ऐड नहीं किए थे। स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, रीनेम बेस्ड ऑन डेफिनेशन। सोल्यूशन, इंसर्ट स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में, और इसको भी रीनेम बेस्ड ऑन डेफिनेशन। इसको एक बार दोबारा सॉल्व कर लें। ये हमारे पास एक्स एक्सिस में स्ट्रेस है, ठीक है, सिग्मा एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस में स्ट्रेस है। वाई एक्सिस में ऑलमोस्ट नो स्ट्रेस, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा इस एंड पे होगा विंड रेजिस्टेंस की वजह से, यहाँ पे भी कुछ हल्की सी वैल्यूज आ रही है, लेकिन वो क्योंकि मोस्टली जो बेंडिंग आ रही है वो फ्री एंड में आ रही है, फ्री एंड में फिर स्ट्रेस कोई नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया था, विंड की वजह से बिल्कुल हल्की सी डिफ्लेक्शन आ रही है, तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसलिए यहाँ पे वैल्यूज नहीं आ रही, ठीक है, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ग्रीन पोर्शन देखें, ब्लू वाला नेगेटिव में, थोड़ा येलो वाला पॉजिटिव में, और बीच में ग्रीन वाला ज़ीरो पे। सर आपने दो नॉर्मल स्ट्रेसेस ऐड किए, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में सर। जी, दो एक्स्ट्रा ऐड किए, टोटल तीन, मतलब तीनों नॉर्मल ऐड करनी है, जेड में भी है, एक्स में भी है, वाई में भी है। सर इसकी ये एक्स एक्सिस के अंदर भी सर, ये वाई एक्सिस के अंदर भी एक्स के अंदर क्यों इसकी डिफॉर्मेशन आ रही है सर? नॉर्मल स्ट्रेस जब हम वाई में देखते हैं तो सर इसकी एक्स के अंदर डिफॉर्मेशन आ रही है। नहीं, डिफॉर्मेशन तो और चीज़ है, डिफॉर्मेशन तो टोटल डिफॉर्मेशन शो कर रहा है ना। जब आप जेड वाला नॉर्मल स्ट्रेस या एक्स वाला नॉर्मल स्ट्रेस प्लॉट करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें डिफॉर्मेशन वाई एक्सिस की नहीं आएगी, सिर्फ जेड की आएगी, डिफॉर्मेशन टोटली आएगी। ये बॉडी देखें, वाई में भी मूव कर रही है, जेड में भी मूव की है ऊपर से नीचे, और एक्स में भी मूव की है, आगे ट्रांसलेट भी की है, ठीक है, तीनों डायमेंशन में बॉडी मूव की है। जब भी हम कोई स्ट्रेस प्लॉट करते हैं तो वो उस डायरेक्शन में जितनी मूव हुई है उसके हिसाब से वो, ये हम ओरिएंटेशन उसको बताते हैं, तो ये वहाँ से उठाता है। ये जो शो कर रहा है, ये सिर्फ इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने बॉडी डिफॉर्म्ड वाली शो की हुई है। अगर हम अनडिफॉर्म्ड मॉडल शो कर देते तो उस पर ना आता फिर, ठीक है। ये स्ट्रेसेस की वैल्यू शो करते हुए ना, ये डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर पे शो करता है। अगर वो अनडिफॉर्म्ड पे शो करता होता तो अनडिफॉर्म्ड पे आपको दिखा देगा, ठीक है। इसको अगर आप यूं कर दें, अनडिफॉर्म्ड पे ले जाएं, और अब सारे स्ट्रेसेस की वैल्यू देखें, तो अब बॉडी कहीं भी नहीं मूव कर रही, सिर्फ वो स्ट्रेसेस की वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन जिस मर्जी एक्सिस में हो, उसके डिफॉर्मेशन का ये स्ट्रेस जब आप एक्स या जेड में प्लॉट करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि दूसरे जगह पे डिफॉर्मेशन नहीं आएगी या वो शो नहीं होनी चाहिए। डिफॉर्मेशन अलग चीज़ शो कर रही है और स्ट्रेस अलग चीज़ है, ठीक है। यस सर, सही। अच्छा, शेयर भी बाकी ऐड कर लें, हमने एक कंपोनेंट ऐड किया है, एक्स वाई, वाई जेड भी कर लें, इंसर्ट स्ट्रेस शेयर एक्स जेड भी कर लें। अच्छा, एक्स जेड हमने कर सकते हैं पहले, एक्स वाई भी कर लें, इसको भी वाई जेड वाला जो है वो प्योरली टॉर्जनल स्ट्रेस है, जो इस प्लेट पे जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो वाला स्ट्रेस है। एक्स जेड में ऑलमोस्ट नो स्ट्रेस है, क्योंकि एक्स जेड में टॉर्जन नहीं लग रही, ठीक है, क्लियर है ये?
सर खाली वाई जेड में अच्छा, है एग्जाम में ज्यादा। अगर कोई इस तरह का जी वाई असल में हम ये वाली स्ट्रेस देख रहे हैं एक्स जेड में। जो वाई जेड में है वो ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ आप उसमें जो है ना, क्योंकि वो टॉर्जन है, और टॉर्जन में आपने पढ़ा होगा जिस तरह अगर एक एंड किसी बीम का फिक्स्ड हो और दूसरे को आप ट्विस्ट करना शुरू करें तो उसको हम वो जो थीटा स्ट्रेस कहते हैं, उसमें जो आपकी जो बीम के ऊपर जो अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो वो ट्विस्ट होती रहती है उसके साथ साथ टॉर्क अप्लाई होती है। तो ये वो वाली ट्विस्टिंग वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर स्ट्रेस की वैल्यू सेम होती है। ये पता नहीं आपको बात समझ आई है कि नहीं, ये तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है ड्रॉ करने का, तो मैं आपको ठीक तरह समझा देता हूँ। अगर ये एंड आपका फिक्स्ड हो और इस एंड से आप इसको ट्विस्ट करना शुरू करें, और यहाँ पे जो पहली लाइन आपने कोई आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ की हुई थी यहाँ से यहाँ तक, वो स्ट्रेट होती है, तो आप इसको ट्विस्ट करना शुरू करते हैं तो वो मूव करना शुरू कर देती है, जिसको हम थीटा कहते हैं। उसकी वजह से हम वो शेयर स्ट्रेस को अक्सर जगह वो थीटा से लिखा होता है। यस सर। ये वो वाली लाइन है, वो जो एक लाइन बनती है आर्बिट्ररी जो साथ साथ ट्विस्ट होती रहती है, उस लाइन के ऊपर स्ट्रेस की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, ये वो वैल्यू ड्रॉ हुई है यहाँ पर। ठीक सर। इस आपने हमेशा वैल्यूज यहाँ से रीड करनी है, ये नहीं देखना कि इसमें रेड रीजन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्ट्रेस है। आप पुराना वाला स्ट्रेस देखें, उसमें रेड रीजन कम है लेकिन स्ट्रेस की वैल्यू इसमें ज़्यादा है। इसमें 3000 समथिंग है और दूसरे वाले में 1500 है। ठीक है। अच्छा, जो दूसरी ज्योमेट्री है वो भी एग्जैक्टली आप इसी तरह इंपोर्ट करके सब चीज़ें यही करेंगे। वो दूसरी ज्योमेट्री आप एज होमवर्क कर लें, आपके इसके एंड में काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं एक्सपेरिमेंट के एंड में, वो देख लेते हैं क्या क्या। एक चीज़ हमने इसमें नहीं की जो न्यूमेरिकल मेथड्स में मैं हर दफ़ा कहता हूँ बहुत ज़रूरी होती है, वो क्या चीज़ है? न्यूमेरिकल मेथड 101। वैलिडेशन। कोई भी न्यूमेरिकल सोल्यूशन जब भी आपने निकाला आंसर से निकालने के बाद, या फ्लूइड डायनामिक्स या फ्लुएंट से निकाला है, जिस सॉफ्टवेयर से मर्जी निकाला है, अगर वो सोल्यूशन न्यूमेरिकल है, एनालिटिकल नहीं है या एक्सपेरिमेंटल नहीं है, तो उसकी आपने वैलिडेशन पहले लाजमी करनी है। ठीक है, या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से या एनालिटिकल रिजल्ट से, या न्यूमेरिकल से भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल से करना थोड़ा ट्रिकी होता है लेकिन कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल रिजल्ट्स में न्यूमेरिकल एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल रिजल्ट्स को वैसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। कन्वर्जेंस स्टडी, मैश कन्वर्जेंस क्या होती है? मैश कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं? अगर मैंने इस प्रॉब्लम में ये चेक करना, अभी हमने मैश कन्वर्जेंस नहीं स्टडी की कि मैश के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एडिक्वेट हैं कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? सर आपने क्या पूछा है? मैं कह रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम में वैलिडेशन करनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रोसीजर को हर दफ़ा वैलिडेट करते हैं। वैलिडेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। वैलिडेशन में आपने मैश भी वैलिडेट करना होता है और रिजल्ट्स भी वैलिडेट करने होते हैं। पहले हम मैश पे आ जाते हैं कि मैश को कैसे वैलिडेट करेंगे। मैश की वैलिडेशन होती क्या है? मैश में क्या एरर्स आ सकते हैं? सर एलिमेंट साइज चेंज करते हैं और फिर साइज करके हम चेक करते हैं मे बी। होता यह है कि आपकी जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन
पता है ना क्या होती है फाइनाइट डिफरेंसिंग? ये पढ़ा हुआ है आपने, ये कैलकुलस में होता है शायद। फाइनाइट डिफरेंसिंग क्या होती है पता है ना? भूल गया। फाइनाइट डिफरेंसिंग नहीं पता क्या होती है यार? डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है? लिमिट वाली डेफिनेशन याद है डेरिवेटिव? ये डेफिनेशन होती है लिमिट वाली। फंक्शन एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स या एच, जो भी, माइनस फंक्शन डिवाइड बाय जो उन दोनों के दरमियान स्टेप वाला साइज है, मतलब डेल्टा एक्स। ठीक है, इस ये अगर इफ एच इन दिस केस या डेल्टा एक्स, यूजुअली डेल्टा एक्स से किया होता है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जब हम यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं तो उस केस में ये डेफिनेशन है एक डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव होता क्या है, यहाँ डेल्टा एक्स से दिखाया हुआ। ठीक है, फाइनाइट डिफरेंसिंग क्या होती है? बड़ी गंदी सी पिक्चर है। फाइनाइट डिफरेंसिंग ये होती है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। दिस कुड बी, इन दिस केस एफईएम में डिस्प्लेसमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। उन डिस्प्लेसमेंट से आपने फिर जो है स्ट्रेन्स निकालने हैं, फिर उन स्ट्रेन से आपने स्ट्रेसेस निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट्स कंप्यूट होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट्स गलत तो जो स्ट्रेन्स आएंगे वो भी गलत होंगे, स्ट्रेसेस आएंगे वो भी गलत होंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट्स नॉन लीनियर है। इसका मतलब नॉन लीनियरिटी और लीनियरिटी का फ़र्क आपको पता ही होगा। जो चीज़ लीनियर होती है उसकी स्लोप एक ही होती है, ठीक है, वन टाइम स्लोप। अगर कोई ये जिस तरह लीनियर लाइंस यहाँ उसने ड्रॉ की हुई है डिफरेंट कलर से, अगर ये आपके पास लाइन हो तो इसकी स्लोप हर दफ़ा एक ही है। स्लोप इसका डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब कि एक लीनियर बॉडी में जो स्लोप है वो चेंज नहीं होती। स्लोप चेंज ना होने का ये मतलब है कि आप इस लीनियर लाइन पे अगर आपने जो ना फाइनाइट डिफरेंस के थ्रू डेरिवेटिव लेना है, अगर आपने कंटिन्यूस डेरिवेटिव लेना है तो आपको इस फंक्शन, ये फंक्शन पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, इसकी एनालिटिकल एक्सप्रेशन होनी चाहिए और फिर आप उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, वो तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव होता है। लेकिन जिस केस में ये हमें पता नहीं है, अगर हमें एनालिटिकल सोल्यूशन पता हो तो हम एफईएम करते ही नहीं है, फिर एनालिटिकल पे ही रहते हैं। जब हम एफईएम या न्यूमेरिकल मेथड्स में जाते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास एनालिटिकल रिजल्ट नहीं है। एनालिटिकल नहीं है इसका मतलब इसका हमारे पास फंक्शन नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली डेरिवेट नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन डेरिवेट करने का ये होता है कि इसी कर्व के ऊपर कोई से दो पॉइंट उठाएं। लेट्स से दिस, ये उसने ड्रॉ किए हुए, एक पॉइंट उसने इधर उठाया, एक पॉइंट यहाँ पे उठाया, एक पॉइंट एक्स माइनस डेल्टा एक्स है और एक पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा और इस पे वो कंप्यूट करेगा, इसकी स्लोप कंप्यूट करेगा। क्योंकि डेरिवेटिव किसी फंक्शन का स्लोप होता है तो वो कहता है ये डेरिवेटिव की वैल्यू है, ठीक है। इसको करते ऐसे हैं कि आपके पास अगर न्यूमेरिकल डेटा है तो दो पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। लेट्स से f2 दूसरा पॉइंट है, f1 पहला पॉइंट है। f2 माइनस f1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, उन दोनों के दरमियान जितना x डिफरेंस है, जो इसको ग्रिड स्पेसिंग कहते हैं। ये डेल्टा x समझे, ये x एक्सिस में ग्रिड स्पेसिंग है आपकी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपकी एक्यूरेसी है, अब जितना आप डेल्टा x छोटा करते जाएंगे उतनी स्लोप ज़्यादा एक्यूरेट होती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपकी न्यूमेरिकल सोल्यूशन की एक्यूरेसी है वो इस पे डिपेंड करती है कि कितना मैश साइज छोटा है। जितना छोटा होगा उतनी ये स्लोप एक्यूरेट होती जाएगी, क्योंकि जितना छोटा होता है उतनी वो लिमिट अप्रोच होती है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। वो एग्जैक्ट डेफिनेशन पे हम जाना शुरू हो जाते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की। तो ये आपको ये डायग्राम ये बता रही है कि आपके जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो डिपेंड कर रही हैं कि मैश कितना रिफाइंड है। अब चेक करने के लिए कि आपने जो मैश ड्रॉ
है वो ठीक है कि नहीं। ये फॉर एग्जांपल हमने ये मैच ड्रॉ किया हुआ था। अच्छा, डेल्टा एक्स इस केस में जो है ना ये एक्स वाली स्पेसिंग होगी, ठीक है। एक्स एक्सिस यहाँ पे चल रहा है अलोंग दिस लाइन, तो इन एलिमेंट्स के दरमियान जो वो है डिस्टेंस है डेल्टा एक्स वो है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट फिर ऐसे कंप्यूट होगी डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव कि इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है एक पॉइंट पे, ठीक है, और जो इससे पिछले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट है वो डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इतना, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव होगा। अब अगर डेल्टा एक्स बहुत बड़ा हो, फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट इधर है दूसरा पॉइंट इधर है, इसकी मैं स्लोप कंप्यूट करूंगा तो गलत स्लोप आएगी, ठीक है। या अगर मेरा पहला पॉइंट इधर है दूसरा पॉइंट मैंने इधर लिया हुआ है तो मैं स्लोप कंप्यूट करता हूँ तो ये इस तकरीबन ग्रीन लाइन वाली स्लोप आ रही है। जो एक्चुअल स्लोप है हम स्लोप एक्स पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जो एक्चुअल स्लोप है वो ब्लू लाइन के इक्वल है। कुछ केसेस में ब्लू लाइन के इक्वल आ जाएगी, कुछ केसेस में नहीं आएगी, लेकिन देना हम शॉर्टी से ये कह सकते हैं कि जितना हम डेल्टा एक्स छोटा करते जाएंगे उतनी स्लोप ज़्यादा एक्यूरेट होती जाएंगी, ठीक है। ये आप किसी कर्व पे टेंजेंस ड्रॉ करके देख लें, जितनी आप वो डेल्टा एक्स छोटा करेंगे उतना एक्यूरेट आपके पास स्लोप आएगी। इसका मतलब है हम अपनी प्रॉब्लम में अगर हमने ये चेक करना हो कि मैश एक्यूरेट है कि नहीं, तो पहले हम ये करते हैं कि मैश छोटा करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको ये समझा रहा था कि मैश छोटा ही क्यों करते हैं, ये मैश बड़ा करके क्यों नहीं देख लेते, ठीक है। तो मैश हमेशा छोटा इसलिए करना है क्योंकि न्यूमेरिकल एक्यूरेसी हमेशा मैश छोटा करने से इंक्रीज होती है, और वो इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि फाइनाइट डिफरेंस डिफाइन ही इस तरह हुआ होता है। अब तो ये मैश आप कॉस्ट छोटा डिफरेंस करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है क्या ये चीजें सही, ये ग्राफ पे जो लिखा है दोबारा से जी, बैकवर्ड डिफरेंस और ये फॉरवर्ड डिफरेंस, से ये ग्राफ पे जो लिखी हुई है। अच्छा ये बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। फाइनाइट डिफरेंसिंग, जब भी आप कोई डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको मैं फंक्शन दूं कि इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करो, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कंप्यूट करो। आप वो डेरिवेटिव जब कंप्यूट करेंगे तो आपके पास एक वेरिएबल ही आएगा 2x आ जाएगा, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं आएगी। इन रियलिटी स्लोप्स की कोई वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू कैसे आएगी, वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको मुझे ये बताना पड़ता है कि एट व्हाट एक्स इसकी जो है स्लोप फाइंड करो, मतलब इसका डेरिवेटिव किस एक्स पे कंप्यूट करो। अगर मैं आपसे कहूँ इसका डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 2 पे कंप्यूट करो तो फिर आप वो स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड करनी होती है क्योंकि इस पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप है, इस पे कोई और स्लोप है, इस पे कोई और स्लोप है, ठीक है। इधर पॉजिटिव स्लोप है, इस तरफ नेगेटिव हो गई। तो इस डायग्राम में वो स्लोप फाइंड कर रहा है एक्स पे, ठीक है। एक्स पे स्लोप फाइंड करने के न्यूमेरिकल मेथड्स में कुछ डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर आपने एक्स पे स्लोप फाइंड करनी है तो मैंने आपको कहा था कोई से 2 पॉइंट लेते हैं और उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन होती है। अब वो जो फॉरवर्ड डिफरेंसिंग स्कीम है, ये डिफरेंट स्कीम डिफरेंसिंग की है, वो ये कहती है कि पहला पॉइंट जिस पे आपने फाइंड करना है वो वही पॉइंट लें, दूसरा पॉइंट उससे आगे लें, इसलिए इसको फॉरवर्ड डिफरेंसिंग कहते हैं। तो दिस वुड बी f2, जो राइट वाला पॉइंट है, दिस वुड बी f2 माइनस f1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस डेल्टा एक्स, ठीक है। इसको कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसिंग। दूसरी टाइप ऑफ डिफरेंसिंग होती है बैकवर्ड डिफरेंसिंग। वो ये कहती है कि अगर आपने एक्स पे स्लोप फाइंड करनी है, फाइंड हम एक्स पे ही कर रहे हैं तीनों केसेस में, वो ये कहती है कि आप पहला पॉइंट जो है ना एक्स लें, दूसरा पॉइंट ये वाला लें। तो इस केस में ये वाला पॉइंट f2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट f1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम f2 माइनस f1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, इसको बैकवर्ड डिफरेंसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक पॉइंट जो है ना, जो हमें पॉइंट जो हमारा रेफरेंस है जिस पर हमने कंप्यूट करना है उससे पिछला पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, इसको बैकवर्ड डिफरेंसिंग कहते हैं। अगला पॉइंट कंसिडर करें तो इसको फॉरवर्ड डिफरेंसिंग कहते हैं। और सेंट्रल डिफरेंसिंग ये होती है कि जिस पॉइंट पे कंप्यूट कर रहे हैं वो हम कंसिडर करते ही नहीं है, एक पॉइंट उससे आगे लेते हैं, डेल्टा एक्स टाइम्स आगे, मतलब एक्स प्लस डेल्टा एक्स आगे लेते हैं, दूसरा पॉइंट उससे डेल्टा एक्स टाइम्स पीछे लेते हैं, एक्स माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हम सेंट्रल डिफरेंसिंग में जो जिस पॉइंट पे कंप्यूट कर रहे होते हैं वो वाला पॉइंट नहीं लेते, उससे एक आगे लेते हैं, उससे एक पीछे लेते हैं, और अब ये डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा एक्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस फंक्शन के दरमियान f2 माइनस f1 इनके दरमियान डिस्टेंस
2 डेल्टा एक्स है। तो सेंट्रल डिफरेंसिंग की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। ये एक्यूरेसी आपको यहीं से पता चल जाएगी, क्योंकि हमने स्लोप यहाँ फाइंड करनी है, एक्स पे फाइंड करनी है। एक्स पे स्लोप जो है ना वो कोई इस तरह बन रही है, ये आपको अंदाज़ा वैसे विजुअली देख के ही हो जाता है। तो इस ब्लू लाइन के क्लोज है। अगर हम इस केस में फॉरवर्ड डिफरेंसिंग लगाएं तो वो इनएक्यूरेट आ रही है, बैकवर्ड डिफरेंसिंग भी इनएक्यूरेट आ रही है, दोनों गलत स्लोप्स दे रही है। सेंट्रल डिफरेंसिंग ज़्यादा एक्यूरेट है। इसलिए हम अक्सर केसेस में न्यूमेरिकल मेथड्स में आप ये सेंट्रल डिफरेंसिंग बहुत कॉमन स्कीम है, ये सेंट्रल डिफरेंसिंग बहुत जगह यूज़ होती है, सेंट्रल इसलिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये समझ आ गया फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस सेंट्रल ये क्यों लिखा हुआ है इस पर? क्लियर है? सही, दोनों की डेल्टा एक्स दोनों डिफरेंट होंगे ना? तो जैसे ग्राफ में भी लिखा हुआ है बैकवर्ड और फॉरवर्ड का। डिफरेंट हो भी सकते हैं, लेकिन हम यूजुअली डिफरेंट लेते नहीं। जिस तरह मैं आपको बार बार कह रहा था, हम स्ट्रक्चर्ड मैश क्यों ड्रॉ करते हैं? स्ट्रक्चर्ड मैश ड्रॉ करने से ये होता है कि हर पॉइंट का डेल्टा एक्स सेम होता है, ठीक है ना? तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान डेल्टा एक्स है, वही अगले दो के दरमियान है, वही अगले दो के दरमियान है। इस तरह प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाती है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि मैश स्ट्रक्चर्ड हो, जिससे ये इंश्योर होता है। इसलिए मैं बार बार स्ट्रक्चर्ड मैच पिछले कर रहा था कि स्ट्रक्चर्ड मैच से ये होता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड भी, अभी तो हम सिर्फ डेल्टा एक्स शो किए हैं, तो ये सारे सेम होते हैं। इससे प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाती है, ईजी होती है सॉल्व करना। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड मैच जब आप ड्रॉ करते हैं तो डेल्टा एक्स डिफरेंट होते हैं। सर इसी मगर ये प्रॉब्लम में जो हमारी डेल्टा एक्स जो है सर, यानी कि सेंटर पॉइंट से लेके जो हम पॉइंट ले रहे हैं वहां तक है, तो सर ये सेम ही नहीं होगा? नहीं, क्या मतलब? सर जैसे उसके अंदर ग्राफ के अंदर शो किया था, सेंट्रल डिफरेंसिंग के केस में ये सर डेल्टा एक्स की जो सर वैल्यू है सर, ये इन्होंने एक्स से लेके जो पॉइंट डिफाइन किया वहां तक का डिस्टेंस लिया हुआ है ना डेल्टा एक्स को। तो सर दोनों फिर जी 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 सेम ही होंगे, क्योंकि सर दोनों सिमेट्रिकल ग्राफ सा बन रही है सेंटर पॉइंट से। जी, इस केस में सेम है। ये इसलिए सेम है क्योंकि ये कोई स्ट्रक्चर्ड ग्रिड पर ड्रॉ हुआ है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहला मैश का एलिमेंट इस जगह पे है, दूसरा इस जगह पे और तीसरा बिल्कुल इसके करीब है, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। मतलब डेल्टा एक्स दो हर ग्रिड पॉइंट के दरमियान सेम नहीं है। इसका मतलब है जब आप फॉरवर्ड डिफरेंसिंग करेंगे तो डेल्टा एक्स ये वाला पुट करेंगे जो जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान होगा, जो इसके करीब है, और जब आप बैकवर्ड डिफरेंसिंग करेंगे तो उस पॉइंट वाला डेल्टा एक्स पुट करेंगे। इस केस में सेम है, और यूजुअली हम सेम रखते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि बार बार हम ये कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड मैच बनाया जाए। ये इसलिए ज़रूरी होता है, प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाती है। दूसरी तरह भी सॉल्व हो जाता है, सोल्यूशन उसका भी ठीक आता है, कोई इशू नहीं होता। अब जिस तरह ये आपकी बेस पे जो ड्रॉ हुए हैं, इनके हर एलिमेंट का डेल्टा एक्स डिफरेंट है, ठीक है ना? अगर आप यहाँ से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई लाइन ड्रॉ करें तो जो है ना, इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई और डिस्टेंस है, इनके दरमियान कोई और, इनके दरमियान कोई और डिस्टेंस, ठीक है? इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है ना थोड़ा समझ, कंप्यूटर तो सॉल्व कर लेता है, कोई इशू नहीं होता। लेकिन आपने अगर न्यूमेरिकली खुद कोड करना है या फिर जो है ना बाय हैंड सॉल्व करना है तो एक प्रॉब्लम काफ़ी मुश्किल हो जाती है अगर डेल्टा एक्स सारे डिफरेंट। अच्छा, ये तो बात हो गई कि डिफरेंसिंग होती क्या है। अब मैश रिफाइनमेंट तो हम इसलिए करते हैं कि ये ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए स्लोप, ठीक है? ये भी बात समझ आ गई। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि मैश डेंसिटी इनफ है कि नहीं? अब मैंने मैश रिफाइन किया, ठीक है, दोबारा सॉल्व कर लिया, फिर क्या करूँ? सही, ग्राफ से ही देखना पड़ेगा फिर हमें। हम मैश रिफाइन किया, मैंने सॉल्व किया, ठीक है, मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया। एक मेरे पास पहले भी सोल्यूशन था, ठीक है, मेरे पास दो सोल्यूशन आ गए, ठीक है। अब मैं आगे क्या करूं? मुझे क्या पता चलेगा कि कौन सा मैच ठीक है, क्या करना चाहिए? ये हमने पिछली क्लास में किया था, या उससे पिछली में किया था, जब हमने परसेंटेज डिफरेंसेस कंप्यूट किए थे रिजल्ट्स में मैश रिफाइन करने के बाद। नहीं याद किसी को, क्लास में सोए हो तो ये मैं क्वेश्चन एग्जाम में दे दूंगा। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे? अब जागा अब्दुल्ला खान। नहीं सर, वो आप से कंपेयर ही किया था सर दोनों रिजल्ट्स को।
तो आपने न्यूमेरिकली कंपेयर किया था जो आपने हाँ, मैश लेकिन डिफाइन करके ये सर। अगर आपको बात क्लियर नहीं है तो आपको इतनी आसानी से ये आप कर नहीं सकेंगे जब करने पे आएंगे। मैश रिफाइन तो किया था, लेकिन उसके बाद मैं आपको कोई किसी वर्ड फाइल पे खोल के दिखाता हूँ कि ये कैसे किया था हमने। अच्छा, लेट्स से हमारे पास एक मैश है which has 10k cells। ठीक है, ये नंबर ऑफ सेल्स ये हैं जी, ये एक स्क्वायर सेल है ये, ठीक है ना। 2D प्रॉब्लम में ये सेल्स जो है सिर्फ फेसेस होंगे, 3D प्रॉब्लम में ये पूरी एक वॉल्यूम होगा। 2D में एक ये सरफेस होगी, 3D में वॉल्यूम हो जाएगा, और 1 डायमेंशनल में बस ये पॉइंट्स होंगे, नोड्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारे पास 10k एलिमेंट्स हैं। पहली दफ़ा हमने सोल्यूशन सॉल्व किया तो लेट्स से स्ट्रेस की वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो हमारे पास 80 आ गई, 80 मेगा पास्कल, किलो पास्कल, जो भी आ गई। ठीक है, दूसरी दफ़ा हम इस मैश को रिफाइन करेंगे, लेट्स से 12k सेल्स, 12,000 सेल्स। इस मैश को रिफाइन करने के बाद हमने रिजल्ट वही वाला देखना है जो पहले देखा था, एग्जैक्टली वही चीज़। पूरा आपने ये सोल्यूशन प्रोजेक्ट बनाया होगा, सिर्फ आप यहाँ से साइजिंग चेंज करेंगे और दोबारा एज इट इज़ रन कर देंगे। ठीक है, और इसमें से कौन सा स्ट्रेस देखना है ये आपने खुद डिसाइड करना है। जो क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू है वो देखनी है। फॉर एग्जांपल जो आपकी आज की प्रॉब्लम थी उसमें जो क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू थी वो ये है, मैक्सिमम जेड, सिग्मा जेड जेड। ठीक है ना, जो ये 23 और 25 ये बहुत करीब है। जो मैक्सिमम शेयर है वो 1.42 आ रहा है, ये 16 से काफ़ी दूर है। इसका मतलब है कि आप ये क्रिटिकल पैरामीटर, ये पहले यहाँ से इस पैरामीटर की वजह से फेल हो जाएगी बॉडी। ठीक है ना, ये वाला रीच नहीं होगा। इसका मतलब कि ये वाली स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा एक्स एक्स आपने नोट करनी है। ठीक है, तो हमने एक ओरिजिनल मैश लिया। ओरिजिनल मैश आप अंदाजे से लेते हैं या लिटरेचर में कोई हिंट गिवन हो तो वहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये स्ट्रेस की वैल्यू कंप्यूट की। ठीक है, अभी आपको ये नहीं पता चलेगा कि स्ट्रेस की वैल्यू ये ठीक है कि नहीं, अज्यूमिंग के बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, बाउंड्री कंडीशंस आपने ठीक लगाई हैं, न्यूमेरिकल जो आपने मेथड यूज़ किया है, जो एलिमेंट टाइप यूज़ किया है, प्लेनर है, जिस तरह का भी एलिमेंट है, बीम एलिमेंट है, ये वो ठीक था। ठीक है, ये हम अज्यूम करें वो सारा ठीक था। ये आपने एक स्ट्रेस की वैल्यू कंप्यूट की। लेट्स से आपने ये 12k सेल्स कर दिया। ठीक है, एंड दिस टाइम अब वैल्यू 100 MPa होगी। तो अब पुरानी वैल्यू और इस वैल्यू में 20% का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब है? सर जो पहले सेल्स हमने लिए थे वो इनफ नहीं थे सर। हाँ, पहले जो नंबर ऑफ सेल्स थे वो इनएक्यूरेट, इतने सेल्स से जो हम ग्रेडियंट्स कंप्यूट कर रहे हैं ना, इतने सेल्स को यूज करके जो हम फाइनाइट डिफरेंसिंग कर रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं आ रही। इसका मतलब डेल्टा एक्स बहुत बड़े हैं अभी। हमने फिर रिफाइन किया, इसको सॉल्व किया, अब 20%, इसमें इन दोनों में 20% का डिफरेंस आया। ठीक है, इसका मतलब अभी मैश जो है ना, इसका मतलब ये वाला मैश तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये वाला आउट हो गया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये आंसर ठीक है कि नहीं? फिर क्या करें?
दोबारा कर दे सकते हैं, या फिर हम एनालिटिकल से भी कंपेयर कर सकते हैं। एनालिटिकल से भी, अगर एनालिटिकल है तो हमें इधर से ही पता चल जाएगा। अगर ये वैल्यू एनालिटिकल और इसकी सेम है तो ये फिर ये वैसे ही ठीक है, फिर हमें मैश रिफाइनमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अच्छा, दोबारा फिर हम रिफाइन रिफाइन करेंगे, लेट से हम 15 के सेल्स। अब फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेरी वैल्यूज ले रहा हूँ, 102 मेगापास्कल आ गया समझो, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस है 2% का। इन यानी दोनों अब में डिफरेंस की बात करूँ मैं पुराने वैल्यू में और नई वैल्यू। आवाज कट रही है यार, एक बार दोबारा। सो यानी कि अब फर्दर रिफाइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में इतना। जी, फर्दर रिफाइन करने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। अब इन तीनों चॉइसेस में से जो मोस्ट एक्यूरेट है वो ये वाली है, 15 के सेल्स वाली, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी टेक्निकल तो नहीं है, थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, ये आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। 10 के सेल्स पे हमने किया 80 आया, हमने रिफाइन किया तो वैल्यू काफ़ी चेंज होगी, कंसिडरेबली चेंज होगी। इसका मतलब है कि ये वाला इनएक्यूरेट है, तो हमने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। अब ये हमने फायर कर दिया, फिर हम इसको दोबारा रिफाइन करेंगे ये चेक करने के लिए कि ये वाली वैल्यू भी ठीक है कि नहीं। ये हमने दोबारा रिफाइन किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल 15 के सेल से किया, ये आपने अपने अंदाजे से करना है कि कितना और रिफाइन करना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल वैल्यू 102 मेगापास्कल आ गई। अब जो है ना डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब आपने ये क्राइटेरिया अपने लिए खुद डिफाइन करना होता है, या ये आप लिटरेचर से देख लें कहीं से भी, ये आपने जो उस तरह की प्रॉब्लम्स में जितना यूज़ होता है, कुछ केसेस में 1% यूज़ होता है, कुछ में 2 होता है, कुछ में 3 होता है, नेवर मोर देन 5% से ज़्यादा बहुत ज़्यादा एरर होता है। 3 से कम रखने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग 1 से कम भी करते हैं इसको। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि ये वाला मैश और ये वाला, ये सबसे एक्यूरेट मैश है, ठीक है ना। नाउ वी कैन बी श्योर कि ये वाला मैश एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि जब हमने इस मैश को ज़्यादा रिफाइन किया तो रिजल्ट पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा ही फर्क पड़ा, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि मैश सेलेक्ट कौन सा करेंगे। 10 के तो हमने पहले डिस्कार्ड कर दिया, अब हम 12 के वाला लेंगे या 15 के वाला लेंगे। 12 के वाला लेंगे। 12 के वाला क्यों लेंगे? क्योंकि फर्दर रिफाइन करने से कोई फर्क जो नहीं पड़ा। हाँ हाँ, 12 के वाला इसलिए लेंगे क्योंकि हमने जब इसको फर्दर रिफाइन किया तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है। अब ये 15 के सेल ज़्यादा टाइम लगाएंगे सॉल्व करने में, टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, और जो ना कोई वैल्यू में कोई ज़्यादा कंसिडरेबल फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत पड़ रहा है। अब आपकी अपनी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि ये 2 मेगापास्कल का फर्क क्रिटिकल है या नहीं है। अगर तो क्रिटिकल है तो फिर आपने एरर उससे 2% से भी कम करना है। लेकिन ये 12 केस सेलेक्ट करेंगे, 12 केस इसलिए करेंगे क्योंकि इसका सोल्यूशन जस्ट एज एक्यूरेट है 15 के सेल्स वाले से, और इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी कम है। इसका मतलब कि ये जो ना दिस इज द राइट बैलेंस बिटवीन कंप्यूटेशनल कॉस्ट और जो आपके पास सोल्यूशन आ रहा है, एक्यूरेसी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये इस तरह हम गैस करते हैं, ये इस तरह हम जज करते हैं कि कौन सी वैल्यू आई है। अच्छा, जो आपकी दूसरी ज्योमेट्री है हॉलो साइन पोस्ट वाली, आप ये वाली तो हमने कर लिया, आप अपने उसमें हॉलो साइन पोस्ट वाली कर लें लैब मैनुअल्स के लिए, वो कर दें। क्विज़ आपका ट्यूसडे की शाम को या फिर वेडनेसडे को अपलोड हो जाएगा। क्विज़ के लिए मैं 24 आवर्स का टाइम रखूँगा, बहुत लंबा टाइम है ये, वो एक्स्ट्रा क्विज़ है, मैनुअल से गिरफ्तारी के देख बाद लेते रखेंगे। हैं। पूरे 24 घंटे होंगे ना, तो अब सुबह रफ्तारी भी आएगी, बीच में सहरी भी आएगी, सारा टाइम आएगा, जिस मर्जी टाइम कर लेना, ठीक है। लेकिन 24 मेहरबानी सर। घंटे से ऊपर मैं नहीं करूँगा उसको। जिसने सबमिट कराना है ना वो उसी में सबमिट कराए, वो 24 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। बड़ा इजीली रफ्तारी की बात करें, सहरी की बात करें, जिससे जो दिल करता है उस तरह करें। मैनुअल से देख देख के मैनुअल के मिलती जुलती प्रॉब्लम होगी, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों के नंबर फिर भी नहीं आने, मुझे पता है, एंड में वही स्केलिंग करनी पड़ती है। तो ये सारे देख लेना, अटेंडेंस ले लेता हूँ।
फिर छुट्टी करते हैं। अच्छा, लैब रिपोर्ट्स तैयार रखें यार, साथ साथ में किसी दिन लैब रिपोर्ट्स मांग लूँगा। फिर आपने कोई ये सर अभी इतनी ज़्यादा लैब रिपोर्ट्स हम एक दिन में कैसे करेंगे? एक दिन में नहीं है, अभी आप साथ साथ करते रहें। मैं जन मैक्सिमम एक हफ्ते के नोटिस पे मांगूंगा, ठीक है? जो समझता है कि मैं एक हफ्ते में कर लूँगा सारी, तो वो बेशक ना करे, अभी एंड में कर ले, उसकी मर्जी। सर आज मैक्सिमम भी एक लैब रिपोर्ट में क्या हफ्ते क्या के, मिनिमम चीज़ है? नोटिस 3-4 दिन का हो सकता है। आज की लैब रिपोर्ट में हमने जो किया ना, ये सॉलिड पोस्ट पे किया, ठीक है? ये जो इसका पोल है ना, ये अंदर से सॉलिड है। एक दूसरी ज्योमेट्री इसी के अंदर गिवन है जो अंदर से हॉलो है, वो मैंने अपलोड कर दी है साथ ही, ठीक है? उस पे आपने ये एनालिसिस करना है। तो तो उसके रिजल्ट ये से एक क्या लेवल आपने मैनुअल में नहीं लगाना। अगर किसी ने एग्जैक्टली यही करना है जो हमने यही किया, सब चीज़ें यही करेंगे। ये 3 किस्म के नॉर्मल स्ट्रेसेस, 3 शियर स्ट्रेसेस हमने फाइंड किए और कुछ भी नहीं किया। सर मीडिया फाइनल क्या में सर चीज़? वो आ सकती है सर, ड्राइंग वो वाली सर, दूसरी वाली। कौन सी ड्राइंग? सर जो दूसरी फाइल सर आपने अपलोड की कौन है सी सर, ड्राइंग वो भाई? मिड या फाइनल में मुश्किल है यार, ये कोई खास एक्सपेरिमेंट नहीं है, मैं देख लूंगा क्या देना है। सर रिपोर्ट में हमने हॉलो वाला लेकिन ड्रॉ ऐड करने के कर लिए नहीं आएंगे। हाँ, हॉलो वाला कर ले। ये वाला रहने दे सर। जी, सर लैब रिपोर्ट में ये वाली नहीं डालनी, दूसरे वाली डालनी मोहम्मद है। वकार अशरफ, जी दूसरे वाली डाल दे, बेशक यही वाली। अब किसी ने ये कर लिया तो वो यही बेशक डाल दे, अगर कोई किसी साथ साथ कर रहा था तो मेरा नहीं ख्याल, शायद 1-2 ही लड़के कर रहे थे। ये सर मैंने किया सर, मैं ये डाल दूँ सर? तो तुम बेशक यही वाली डाल दो, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। लैब रिपोर्ट मुफ्ती के नंबर हैं, बस छापे नहीं मारने, जिसके छापा होगा उसको मैं 0 लगा दूंगा, बाकियों के ऑलमोस्ट पूरे नंबर आएंगे। बस वो फॉर्मेट का थोड़ा ख्याल रखो, जिस तरह मैंने कहा उस तरह बनाते जाओ। अंदर जो लिखा होगा वो मैंने पढ़ना नहीं है, लेकिन वो जब छापा नजर आ जाए तो वो वैसे 0 लग जाए। सर लैब रिपोर्ट के कितने नंबर हैं? चीटिंग की 10 नंबर है मेरे ख्याल से। वैसे मैंने आधे क्लास पार्टिसिपेशन के रखे थे और आधे लैब रिपोर्ट्स के, लेकिन वो पार्टिसिपेशन तो अब जज कर नहीं सकता, मैं कर तो सकता हूँ लेकिन सबके 0 ही लगेंगे, फिर सारे सो रहे होते हैं पीछे। अच्छा, देर हो रही है अटेंडेंस। मोहम्मद वकार अशरफ 126। एब्सेंट यार, ये सीनियर आदमी है, ये जो है ना एब्सेंटियाँ भी कर रहा है, ये पास हो जाएगा? इसको बता देना यार। एंड में मुझे ना कोई मैसेज करते रहना, 2 नंबर रह गए सर, 1 नंबर रह गया सर। शानजर रेहान 003। प्रेजेंट सर। सरमद अली 007। प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुबशिर 012। मोहम्मद हसनैन अरशद 023। प्रेजेंट सर। मोहम्मद माज बाबर 029। सीआर, ये लोगों से कहते रहो अपनी अटेंडेंस चेक करते रहे, ये ना हो किसी की छुट्टियां पूरी हो जाए फिर वो कहेगा ये हो गया सर वो हो मेरी गया। लगा दी आपने प्रेजेंट। तुम्हारा नाम आया अभी? यस सर, 023। हसनैन अरशद पतन में आवाज आई आपकी। 023 प्रेजेंट है, हाँ हाँ प्रेजेंट है। अच्छा, ये सारे अपने जब भी मैं क्लास में अटेंडेंस लेता हूँ ना, तो उसके बाद सारे वो रिपोर्ट आपके पास आ जाती होगी, चेक कर लिया करें, ठीक है? अगर किसी की गलती से रिकॉर्डिंग एब्सेंट लगी स्टॉप तो हो कर तो दें कुछ नहीं सर। सकता, फिर वो अगली दफ़ा मैं उसकी किसी क्लास में प्रेजेंट कर दूंगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगी।